हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका द जोरावर क्लासेस में। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने भाषा के बारे में जाना है कि भाषा क्या होता है, भाषा क्या होती है, ठीक है, लिपि क्या होती है और बोली क्या होती है, वगैरह वगैरह। आपने बहुत सारे ऐसे छोटे 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 टॉपिक जो थे वो हमने क्लियर करे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली है। बहुत सारे वीडियो में बच्चों ने उसमें कमेंट भी करे हैं और अच्छे-अच्छे कमेंट भी देखने को मिलते हैं और मतलब प्रेरक कमेंट्स भी मिलते हैं। प्रेरक कमेंट्स का मतलब है कि यदि कोई आपको थोड़ा-सा और बताए कि सर इसमें और अच्छा कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनका भी ध्यान रखें। तो ठीक है बच्चे, इसी क्रम में हम व्याकरण को आगे थोड़ा-सा बढ़ाकर चलते हैं। तो पहले जो बता देता हूँ, जो बच्चे अभी नए आए हैं चैनल पर, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है, उनसे अनुरोध है कि यदि उनके पास ये नंबर नहीं है 8638008832, ये नंबर पे आप अपना नाम और अपना पद, कौन से पद की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, जैसे टीजीटी हो गया, पीआरटी वगैरह, आप ऐसे करके लिख के भेज सकते हैं। ये अंकित सर का नंबर है, ठीक है, आप इनको दे सकते हैं अपनी डिटेल, ठीक है। आगे बढ़े बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया। सभी से अनुरोध है कि वीडियो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े जरूर रहें, ताकि कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी ना आपको कि जो कि आप शायद हो सकता है कि आपने कहीं किसी किताब या किसी क्लास में आज तक ना ली हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, जरा जोरावर क्लासेस का उद्देश्य यही है कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए या इस प्रकार की कंटेंट दिया जाए जो शायद उन्होंने कहीं ना कहीं मिस कर दिया हो, या ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत अलग कंटेंट दे रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो शायद आपने कहीं ना कहीं अपने अधिगम समय में उसको छोड़ दिया हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा पहला, वो ये रहा आपके सामने, कि व्याकरण के विभाग क्या होते हैं, ठीक है ना। व्याकरण के विभाग, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ग्रामर। जो बच्चे इंग्लिश के हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे बीच बीच में इंग्लिश को बोलने की, ठीक है। तो व्याकरण के विभाग कौन कौन से हो गए, चलिए शुरू करते हैं। इसके मुख्य 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके मुख्य 3 अंग होते हैं, ठीक है। एक बार जान लेते हैं कि अंग से पहले कि ये जो बाद में विचार शब्द आएगा वो है क्या, ठीक है। भाषा में आए हुए वर्णों, शब्दों की उत्पत्ति, बनावट आदि के बारे में जानना ही विचार कहलाता है। समझ में आ गया सभी को। ये परिभाषा हो सकती है विचार की। आपको कभी ना कभी ये पेपर में, एग्जाम में इस तरह से खालिस्तान करके पूछ लेगा, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है कि क्या होता है विचार, ठीक है। और इसको जब 3 भागों में बांटा तो किस प्रकार से बांटा है, देखिए आपके सामने। वर्ण विचार पहला क्या है, वर्ण विचार, ठीक है, ठीक है। पहला क्या है, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में क्या क्या आ गया, स्वर आ गए, व्यंजन आ गए और आदि जो भी इसमें मिलेगा। शब्द विचार में क्या क्या आ गया, शब्दों का वर्गीकरण, जैसे इंजन, मिग, रिक्शा, ठीक है। और इसी के अंतर्गत एक और आता है पद विचार। पद विचार मतलब जो शब्दों के बाद जैसे जो किसके स्थान पे इस्तेमाल हो रहे हैं शब्द, मतलब जो है वो क्या है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, आदि वगैरह, ये सब इसमें पद विचार आ गए। वाक्य भेद क्या हो जाएगा, ठीक है, वही वाक्य भेद या वाक्य विचार एक ही शब्द बात होगी कि सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। आई थिंक अभी तक तो ऐसा आपको लग रहा हो कि ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में आगे हम लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले आप इसको थोड़ा डिटेल में जाने जरूर, ठीक है। ये रहा आपके सामने। क्या है वर्ण विचार, होता है क्या है, इंग्लिश में फोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी बोलते हैं। परिभाषा क्या हो सकती है इसकी, वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, इंपॉर्टेंट वर्ड, देखिए ऐसे तरह के ना, आप परिभाषा में जो शब्द आएंगे ना आप उनको ध्यान दीजिएगा। वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है, ठीक है। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर अपने कहीं ना कहीं कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, और इन्हीं मूल ध्वनियों को वर्ण भी कहते हैं। कई सारे बच्चों की हमारी लास्ट क्लास में कमेंट था कि सर ध्वनि और वर्ण में अंतर बताएं, तो इसीलिए मैंने आज आपको ये लाल स्याही में लिखकर आपको ये बताया है कि जो ध्वनि है, ठीक है, वो ध्वनि, मूल ध्वनि, ठीक है, मूल ध्वनि को ही क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं,
ठीक है, ई ई इसको इससे छोटा हम और नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमारी ये क्या मूल ध्वनि है, ये तो रहेंगी रहेंगी। ठीक है, आगे क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी भाषा के सभी वर्णों के व्यवस्थित एवं श्रमिक समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, वर्णमाला हर भाषा में होती है, ठीक है ना, तो क्योंकि व्याकरण ही हर भाषा में होती है, बिना व्याकरण के किसी भी भाषा को समझना या उसको लिख पाना बहुत ही कठिन कार्य हो जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात, ये बहुत जरूरी है, यदि आपको किसी भाषा को जानना है, बहुत मतलब आप कुछ शब्द तो सीख सकते हैं ना आप, बट पूरी तरह से आप उसको नहीं बोल पाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी व्याकरण सीखनी पड़ेगी। ठीक है, और व्याकरण में क्या आएंगे, बहुत सारे वर्ण, माला, व्यंजन, वर्ण, बहुत सारे अलग अलग चीजें आती रहेंगी। ठीक है, वर्ण के भेद क्या होते हैं, ये वर्ण की बात कर रहे हैं हम, वर्ण के भेद क्या होते हैं, ध्वनि सॉरी हिंदी भाषा में वर्ण के दो प्रकार के भेद होते हैं, याद रखिएगा, दो प्रकार के भेद होते हैं। पहला क्या है, सब लोग जानते हैं, स्वर। ठीक है, जो कि आप बोलते रहे मुंह से जो निकल रहे हैं हमारे, ठीक है, कैसे निकलते हैं, याद रखिएगा, स्वर जो होते हैं स्वतंत्र बोले जाते हैं, मतलब बिना किसी रुकावट के। स्वतंत्र का मतलब ये हुआ कि आपके मुंह से जो निकल रहा है वो किसी ना किसी, जो अक्षर निकलते हैं या वर्ण निकलते हैं या शब्द निकलते हैं, वो देखेंगे आपके किसी ना किसी रुकावट के थ्रू आते हैं। बट जो इसमें बात की जाएगी, यदि उनमें से हम सिर्फ स्वर निकाल दें, तो वो सिंपल से एकदम जैसे अ इ ई उ उ रि ए ऐ ओ औ, मैंने 11 बोल दिए। ठीक है, मैंने 11 के 11 बोल दिए। तो आपने देखा होगा, जब भी इनको भी आप जब बोलेंगे ना, तो आपको मतलब किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी आपके मुख में। बट यहाँ जो व्यंजन की बात करें, जिनकी संख्या 33 होती है, ये सब किसी न किसी के साथ, और इनको पहले तो ये जान लेते हैं कि जो व्यंजन होते हैं, ठीक है ना, और व्यंजन के साथ में बोले जाते हैं। ठीक है ना, जो ये वाले व्यंजन के साथ में स्वर के मतलब इसको ऐसे समझिए कि जो स्वर होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वर के साथ में बोले जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया। आप कमेंट करके बताते रहिए, ताकि हमको पता लगे कि हमारे पास बहुत सारे एक्टिव लर्नर भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो अब आते हैं, देखिए अब इसमें स्वर और व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम जो अभी तक पिछली परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं ना बेटा, वो ज्यादातर मतलब ये समझिए कि मोर देन 80%, ठीक है ना, 80% मोर देन किस पे पूछे जाते हैं, व्यंजनों पर। ठीक है, व्यंजनों पे ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो हमने ये कोशिश करी कि चलो ठीक है, व्यंजनों को मुख्य मुख्य आज का टॉपिक बनाकर हम उस पे प्रश्न बहुत सारे लेकर आए हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो आशा करेंगे कि यदि आप कहेंगे तो फिर स्वरों पे भी कर देंगे, बट स्वर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनकी विशेषता स्वयं में नहीं है ना। ठीक है ना, वो जब किसी के साथ जुड़ेंगे तब उनकी, तो जब वो जुड़ते हैं तब वो व्यंजनों में आ जाते हैं। ठीक है, आगे करें हम, तो यहाँ पे देखेंगे आपके व्यंजनों व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है, वो मुख्य तौर से दो प्रकार से किया गया है। पहला क्या है, पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, और इनके बारे में आपने किताब वगैरह में पढ़ा होगा। ठीक है, इन्हीं पे ही क्वेश्चन आता है कि जैसे पूछ लेगा कि जो टा वर्ग है, जो टा अक्षर है या वर्ण है, ठीक है ना, वो किसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तालव्य, कंठ, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। अगला क्या है, प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, एफर्ट्स के आधार पर। ठीक है, एफर्ट जब होगा यानी कि किसी न किसी रूप में आपको वो चीज मतलब एफर्ट करके बतानी पड़ेगी ना, यानी कि किसी न किसी अंदर ज्यादा जो वायु है आपकी, वो मुख में बहुत ही कि कहीं ना कहीं टच होके ज्यादा आती है। ठीक है, रुकावट के साथ आती है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न के आधार पर इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे उसमें देखेंगे, पहला देखिए स्वर तंत्री में कंपन के द्वारा, और इसमें दो हो जाते हैं, अघोष और सघोष। श्वास, श्वास के द्वारा, यानी कि जो आप सांस लेते हैं आप, उसमें अल्पप्राण और महाप्राण आ जाते हैं। स्पर्शी व्यंजन हो गए, संघर्षी स्पर्शी हो गए, और संघर्षी अलग हो गया, अंत्यस्थ, उत्क्षिप्त, अयोगवा, ये सब आपको मतलब आसानी से किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हिंदी व्याकरण को आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये आसानी से किताबों में मिल जाते हैं। ठीक है, इनकी कभी हम चर्चा जब टॉपिक वाइज लेंगे, ठीक है, मतलब जब टॉपिक वाइज जब मुख्य क्लास होंगी ना, तब हम आपको और डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना, अभी हमारा उद्देश्य जो है वो है कि क्वेश्चनों को करना, तो उस पर आधार पर हम इस पर यदि लेंगे तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी बेटा।
आगे आ जाते हैं कि व्यंजन ना कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैंने इंग्लिश वालों के लिए भी लिख दिया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं बेटा, स्पर्श व्यंजन कुल होते हैं 25। ठीक है, कहाँ से शुरू होते हैं ये होते हैं का से लेकर माँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको प्रश्न में ऐसे पूछ देगा कि का से जा तक। ठीक है, वगैरह इस तरह से आप आ सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि इनकी जो कुल संख्या होती है 25 होती है। ठीक है, और अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं, दिख रहे हैं आप सभी को, य र ल व। और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी आपको दिख रहा है। तो जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए, ये हो गए 33। तो हमने पिछली कक्षा में बताया था ना आपको कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 33। तो भूलना नहीं, इनका हमने इसलिए वर्गीकरण भी यहाँ पर कर दिया है। ठीक है बेटा, समझ में आया यहाँ तक। आई होप आप क्लास में बहुत एक्टिव होंगे, और जिन बच्चों को ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है तो शायद उनको ये समझ भी आ रहा होगा कि यहाँ हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसी के आधार पर, व्यंजनों के आधार पर हम आज के प्रश्न लेना शुरू कर दें। एक बार थोड़ा यस सर वगैरह बोल दीजिए ताकि इससे पता चल रहा है कि हाँ हमारे पास एक्टिव बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि वर्णों के मेल से क्या बनता है, बताइए। वर्णों के मेल से क्या बनता है, आंसर आंसर देते रहिए आप। ए बी सी डी आबा सादा जो भी आपको लगे, या उसको आप आंसर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लगा। जब वर्ण मिलेंगे तो क्या बनेगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या हो गया, शब्द, क्योंकि वर्ण मिल रहे हैं ना। ठीक है ना, वर्ण जब मिलेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, ठीक है, कुछ भी आपने लिखा, ये अलग अलग वर्ण है, जब इनको आपने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये शब्द बन गया एक। सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। दिखने में एकदम कठिन लगता है प्रश्न, पर जब आप उसको समझ जाएंगे ना टॉपिक को, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी है। ठीक है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर बहुत इजी क्वेश्चन कराते हैं, बेटा इजी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ जिनको आता है वो उनके लिए इजी हो जाता है ना। देखिए यूपी टेट में पूछा गया सवाल है, थोड़ा गुड़ गुड़ सवाल है, याद रखिएगा। गुड़ मतलब थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। ठीक है, क्या है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, हम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं, और जल्दीबाजी में पढ़ने का नुकसान हो जाता है। बताइए, कोई बताएगा इसके आंसर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। बताइए। कमेंट करते रहिए, ताकि कमेंट करते रहेंगे तो पता लगता रहेगा कि हाँ भाई हमारे बच्चे थोड़े से अलर्ट है। व्यंजन, व्यंजन होगा क्या, बताइए, एक एक करके आंसर बताते रहिए। या इसमें से ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो गलत है वो काट भी सकते हैं। चलिए मैं आपकी हेल्प थोड़ी कर देता हूँ, अक्षर नहीं होगा। चलिए एबीसी में बताइए जल्दी से। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि वो स्वतंत्र होते हैं। अभी टॉपिक जब शुरू करा था तो आपको समझाया था ना, जो स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर, जो स्वर, ठीक है, जो स्वर होते हैं वो हमारे स्वतंत्र होते हैं। बेटा अभी तो बताया था आपको, आप गलत आंसर भी कर रहे हैं कई बच्चे, कोई बात नहीं, आगे ठीक करिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क, ख, ग, घ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं। अभी पीछे ही जब शुरू कराए थे ना तो क्लास हमने, तो मैंने बताया था आपको ये। हम्म, चलिए मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूँ, ये संख्या में 25 होते हैं। अब तो बताइए आंसर, क्लू भी दे दिया मैंने तो आपको, संख्या में 25 होते हैं। देखिए कितना मतलब एकदम क्लू दे दिया है, क्लू देते ही तो आंसर दे देना चाहिए ना।
आप इतना समय लगाएंगे तो कैसे होगा? क्योंकि ये तो बेसिक चीज है, ये तो आपने आज ही, जरूरी थोड़ी ना है कि आप लोग आज ही पढ़ रहे हैं, नहीं, ये तो बहुत टाइम से आप लोग पढ़ रहे होंगे। जो जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो सब लोग इसको ध्यान से कभी ना कभी पढ़ लेते होंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही पढ़ रहे हैं हमारी क्लास में पहली बार। तो बेटा ये तो सिंपल सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ना उनकी संख्या 25 होती है। मैंने क्लास में पहले बताया था, अभी अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था ना कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं वगैरह वगैरह। जब मैंने बताया था कि व्यंजनों के प्रकार आपको बताए थे, ठीक है। तो व्यंजनों के प्रकार में जो है हमारा स्पर्श स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन, वो हमारे संख्या में होते हैं 25, ठीक है ना। फिर उसमें 25 में हम 4 और जोड़ देते हैं, कौन से हो जाते हैं वो? अंत्यस्थ या अलावा। उसमें अगर 4 हम और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे वो? ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। श श श श हा। तो कितने हो गए? 33, 33। सिंपल सी है बेटा। अब याद नहीं रखोगे आप तो गलत करोगे ना। ये तो याद रखने वाली चीज है ना बेटा। अगर आप पे नहीं प्रैक्टिस हो पा रही है तो आप इसको लिख लीजिए, एक क्या बनाइए, चार्ट बना लो, ठीक है ना। आपको लगेगा कि सर क्या बात कह रहे हैं, बट एक चार्ट बना लो बेटा। चार्ट बना के वो आप अपने अपने कहीं रूम वगैरह में जहां पर भी आप पढ़ते हैं ना, वहां पे एक लगा लो। और वहां पे ये सारे जो ये जो जितने भी है ना 11 से 11 तक, आप सारे लिख के, और उनके अलग 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 के किसको स्पर्श व्यंजनी बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये सब आप अपना लिख लीजिए। और उनको दिन में 3-4 बार देखोगे ना तो ये सब आ जाएगा। चलिए, ये एमपी टेट में पूछा गया सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखेंगे। कौन से वर्ण मुख्यतः नाक से निकलते हैं, मतलब जिनकी जो साउंड है ना वो नाक से निकलती है, नोज से, ठीक है ना। बताइए जल्दी से। जिनकी साउंड नाक से निकलती है, मतलब वो ऐसा लगता है ना, जैसे कोई कोई कहता है कि ये तो नाक में गाना गाता है या नाक में बोलता है, ठीक है, या इसके शब्द जो है वो नाक से महसूस होते हैं। ऐसा नहीं है, वो उनको कुछ ना कुछ और समस्या भी हो सकती है। चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। क्या है हमारा, बताइए। देखिए बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया क्योंकि वो टॉपिक को समझ रहे हैं। क्योंकि जो टॉपिक को समझ रहे नहीं रहे हैं वो उनको आंसर गलत कर रहे हैं। नाक से निकल रहे हैं, जो ध्वनि है वो नाक से निकल रही है ना। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इया ना ना, ठीक है। तो ये आपने बहुत बढ़िया किया, कुछ बच्चों ने, और कुछ बच्चों ने गलत करा। ठीक है, गलत कर रहे हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको समस्या है, टॉपिक क्लियर नहीं है। ठीक है, कोशिश करिएगा ये वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आप थोड़ा सा समझ जाएंगे। और आपके पास कोई व्याकरण की किताब हो तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले बढ़े। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? रीट में पूछा गया। रीट एक परीक्षा होती है राजस्थान में। जो हमारे साथ राजस्थान से बच्चे जुड़े हैं उन्होंने पता है ये। ठीक है, देखिए क्या है? बंदर, अंधा, अंगूर, क्या होगा? ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल। इतना आसान सवाल के मतलब जो कि कोई छोटा बच्चा भी कर देगी, तो क्लास 4-5 में टॉपिक पढ़ा देते हैं। जल्दी से जल्दी से। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत सारे नहीं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब आपके आंसर आने लगते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ हमारे पास जो बच्चे एक्टिव हैं वो कर रहे हैं, वो मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। बस अनुस्वार को ये ध्यान रखिए कि जो ऊपर होती है वो चंद्र बिंदी होती है। ठीक है, और जो अनुनासिक होता है वो क्या होती है ऊपर? वो क्या होता है ऊपर? वो चंद्र बिंदी होती है और ये मात्र बिंदी होती है। ठीक है, अनुस्वार क्या होगा? केवल बिंदी। अनुनासिक क्या होगा? ऊपर चंद्र बिंदी। ठीक है, चंद्र बिंदी वाला हो जाए, जैसे हमने बोला चांद, तो ये क्या हो गया? ये अनुनासिक हो गया। अनुस्वार क्या हो गया? ये उसके एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़े हम। बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है इसमें। चलिए आगे बढ़े हम। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 6 आपके सामने क्या है? स्पर्श व्यंजन और नहीं सॉरी स्वर और स्पर्श व्यंजन के लिए कौन सा जोड़ा सही है? देखिए कितना, मतलब ये आते हैं इस तरह के गूढ़ सवाल आ जाते हैं, क्योंकि टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, टीजीटी में पूछा गया कि स्पर्श और जो स्वर का जो मेल है ना, यानी कि पहले स्वर के कितने होंगे और स्पर्श व्यंजन के कितने होंगे, कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए इसमें आपने ABCD में दिया, जल्दी से उसका आंसर दीजिए, जल्दी से, फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ आप लिख सकते हैं, आप नंबर भी लिख सकते हैं या फिर आप ABCD भी लिख सकते हैं। जल्दी से बताइए कि पहले स्वर का नंबर सही करना। ठीक है,
और उसके बाद स्पर्श व्यंजन, यानी कि आपको पता होना चाहिए ना कि आपको स्वर में कितने होते हैं, और फिर स्वर कितने होते हैं, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, इसका, ताकि आप उसको ठीक से कर पाए। गलती नहीं करनी है यहाँ पे। देखिए कुछ बच्चों ने 11 और 33 कर दिया। कैसे कर दिया बेटा? 11-33 में तो सारे ही व्यंजन आ गए ना। मैंने देखे यहाँ पर जो क्वेश्चन में, अगर यदि आप देखें तो यहाँ पर देखिए ना, स्पर्श व्यंजन पूछा है सिर्फ। तो स्पर्श व्यंजन अभी पीछे ही बताया था मैंने, अलग अलग बताया था कि 25+4+4। तो बेटा ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो स्वर की संख्या होती है वो 11 होती है, और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। मैं दावा कर रहा हूँ आज तो आप ये स्पर्श व्यंजन तो पक्का है आपके, पक्का हो ही जाएंगे कि कितने कितने संख्या में होते हैं। आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7, कौन सा संयुक्त व्यंजन का एक सही रूप है? ठीक है, यानी कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सब संयुक्त व्यंजन है, छ, क, ज्ञ, श्र, ठीक है, ये सब इसका पूछा है कि कौन सा सही है, ठीक है ना। कौन सा सही है, कौन बताएगा? जल्दी से आंसर बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर करते रहिए, आंसर करने से हमको थोड़ा सा ऊर्जा मिलती है, स्फूर्ति आती है अंदर से, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बेटा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो यही है आपके सामने, ठीक है ना, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। इसमें एक और नहीं और दिया, कोई लिख के दिखाएगा कौन सा नहीं दिया इसमें? वेरी गुड, लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। चार होते हैं ना हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो चार होते हैं। वेरी गुड, चलिए मैं ही लिख देता हूँ। ये जो जो चौथा इसमें बचा है, ये तो हो गए 3, ठीक है। एक क्या पता अगले प्रश्न में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि इसको किस तरह से आपको रखना है। त प्लस र, त प्लस र, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हलंत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा त्र का, ठीक है। त्र से तो क्या बन जाएगा? त्र से बनता है ना त्रिशूल महादेव जी का, ठीक है, ये त्रिशूल, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? मैंने आपको चारों ही बता दिए, आप लिख सकते हैं इसको अपने कहीं कॉपी वगैरह में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। आगे बढ़े हम, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? देखिए, पत्ता, दिल्ली, चक्की, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी किसके उदाहरण हैं? बताइए, जल्दी से बताइए। पक्का, पत्ता, चक्की, दिल्ली, ठीक है ना, और बहुत सारे शब्द आ जाएंगे ना इसमें तो। बिल्ली, पप्पू, गुस्सा, लट्टू, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। उनको बोलते क्या है पर, ठीक है, बोलते क्या है? ये सभी किसके उदाहरण है? ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये संयुक्त व्यंजन है क्या? पहले जो नहीं है समझ आ रहा उसे काट दो। जो पक्का पता है कि ये तो हमने अभी, इसको तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये काट दो। पुनरुक्त याद आया आपको? पुनरुक्त मैंने कराया था आपको पिछली बार, ठीक है ना। धीरे धीरे वगैरह वगैरह इस तरह के शब्द थे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, काट दो इसको भी। दो बचे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। चलिए 50-50 आप सभी के पास, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 50-50 हो गए ना कंफ्यूज? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको इसकी जो आंसर है वो आपको बताने से पहले मैं आपको एक लाइन बताता हूँ पहले, ठीक है। आप उससे आंसर पकड़ लेंगे। कभी कभी एक ही वर्ण, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी एक ही वर्ण दो बार मिलता है, ठीक है। आप देखें ना, जैसे यहाँ पर मिल रहा है ये भी, ठीक है, ल ल, ये त, ठीक है। क्योंकि यदि हम ये पत्ता इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि जब क्या होगा कि कभी कभी एक ही वर्ण दो बार मिलता है, तो ऐसा होने पर जो व्यंजन होता है ना, यानी कि ये जो व्यंजन है, ठीक है, ये जो ला का, ये क्या हो जाता है? ये द्वित्व हो जाता है, द्वित्व, ये वाला वर्ड, देखिए ये। तो यही आपका आंसर है, ठीक है, दैट इज करेक्ट है। देखिए, बहुत जिन बच्चों ने आंसर सही दिया वो खुश हो रहे हैं।
ठीक है, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न थोड़ा बड़ा है पर मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सा कथन, जो हमारे साथ अभी के बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि यदि उनके पास ये नंबर नहीं है, इस नंबर पे आप अपना नाम और कौन सी क्लास आप ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, पीजीटी की और या पीआरटी की वगैरह वगैरह, आप इसमें हमको बता सकते हैं। नंबर है अंकित सर का 8638000832। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सीटेट में पूछा गया सवाल है, क्या है, कौन सा एक कथन व्याकरण की दृष्टि से गलत है, गलत है। अब बताइए, ध्यान से पढ़िए, जल्दीबाजी में उत्तर नहीं देना है, जल्दीबाजी में उत्तर नहीं देना है बेटा, जल्दी का काम शैतान का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन की लाइन है उसके बराबर ही सारे ऑप्शंस की लाइन है, थोड़ा इसलिए ध्यान से पढ़िए, गलती नहीं करनी है। वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, इसके टुकड़े आसानी से किए जा सकते हैं, हर भाषा में वर्णों की संख्या समान नहीं होती। बताइए। तो इसमें से ढूंढना है कि कौन सा गलत है, यानी कि पहले ऐसे हटना है कि जो कि सही है, तभी तो आप कर पाएंगे जल्दी से। वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है, ये तो क्लियर हो गया, अभी हमने शुरुआत में बता दिया। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, ये भी क्लियर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसके टुकड़े आसानी से किए जा सकते हैं, और दूसरा कह रहा है कि हर भाषा में वर्णों की संख्या समान नहीं होती। बिल्कुल सही है ना, ये सेंटेंस देखो ना, सेंटेंस क्या कह रहा है, हर भाषा में, जो भी लैंग्वेज है, क्या उसमें वर्णों की संख्या समान है, नहीं हो। जैसे हिंदी में कितने हो गए हमारे, देखेंगे मूल रूप से 43 होते हैं, और इसको 52 भी बोल सकते हैं इसमें, अगर ये अन्य जोड़ दिए जाए। और इंग्लिश में कितने होते हैं, इंग्लिश में 26 होते हैं। तो बेटा अब कैसे हो जाएंगे ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर सी। मुश्किल सवाल नहीं था, बस आपको पढ़ के समझना था वो। ठीक है, आपको पढ़ के समझना, क्योंकि हमने बताया था ना कि जो उसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, समझ गए, जो ध्वनि हो गई, या उसे जिसे हम ध्वनि को हमने बोला यहाँ पे वर्ण भी, ठीक है, उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और यहाँ पे लिखा है टुकड़े किए जा सकते हैं, तो यही तो गलत हो गया। समझने की जरूरत है ना, बस सवाल को समझ गए तो एक एक नंबर आप ऐसे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, यदि आप केबीसी खेलते हो, ठीक है, हो सकता है हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो केबीसी खेलते हैं, तो केबीसी जो है सोनी लिव पे खेला जा रहा है इस बार। तो उसमें देखेंगे यदि आपने एक आंसर गलत कर दिया, तो आपकी जो रैंक है ना वो हजारों में चली जाती है नीचे। ठीक है ना। हम्म क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी प्रश्न, ध्यान से दीजिएगा। व्यंजन का एक प्रकार नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्यंजन का एक प्रकार नहीं है ना, यानी कि व्यंजन के जो प्रकार हैं वो इसमें 3 है, एक नहीं है। ठीक है ना, आंसर पे ध्यान दीजिएगा, एक नहीं है यानी कि 3 है। तो ये तो मैंने शुरुआत में कराया था कि जो व्यंजन के प्रकार होते हैं, आप अब भी गलत कर रहे हैं, ये तो बताने के बाद भी। स्पर्श व्यंजन होता है, ऊष्म व्यंजन होता है, अंत्यस्थ व्यंजन होता है। दोबारा बता देता हूँ, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4, और अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। तो ये तो हो गए हमारे 33। ठीक है, दोबारा से मैंने देखो वो टॉपिक शुरू वाला आप बता दिया। चलिए ठीक है, ये हमारे हो गए आज के प्रश्न। ठीक है ना, अब किसी को कोई क्वेरी है तो आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, और मैं आप थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने कहा बहुत सारा बच्चों ने जो मेरे जो जर्नी थी ना, उस पर इतने सारे कमेंट वगैरह करे, ठीक है, कि मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, और बहुत सारी समस्याएं भी, देखिए आपको समस्याएं तो जरूर आएंगी। ठीक है, जब जब भी आप कोई नई चीज करते हैं ना, तो उसका पहले विरोध होता है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि जब भी आप कुछ नई चीज करते हैं, नई चीज का मतलब है, अब यहाँ पे पढ़ाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना कि मेरे को भी जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे कुछ ऐसे मित्र थे या रिश्तेदार थे जो कि मतलब कहा करते थे कि कितनी पढ़ाई करोगे। तो जब आप नई चीज करते हैं तो उसका विरोध होता है, उसका अपोज होता है। ठीक है, हमेशा होता है। ठीक है, पर आपको रुकना नहीं है। ठीक है, थोड़े दिन बाद वो धीरे 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 धीरे
आपके और लोगों के समझ में आने लगेगा। ठीक है, वो निरंतर रूप से प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो आपको बस किस पे ध्यान देना है, मेरा जो हमेशा से एक मोटिव रहता है बताने का, कुछ बच्चे कमेंट भी कर सकते हैं, मेहनत प्लस संघर्ष बराबर सफलता, ये तभी हासिल होगी। ठीक है, ये तभी हासिल होगी जब आप निरंतर रूप से जुड़े रहेंगे। ठीक है ना, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। डरने का मतलब है कि हो सकता है किसी परीक्षा में आपके एक दो नंबर से रह गए हो, फिर आपने निराशा कर दी हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल जुड़े रहना है। ठीक है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा, ये तो अभी समय तो बहुत आपको अभी सिखाएगा। और ठीक है ना, ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की हमारी वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो आप इसको ध्यान से देखिए, प्रश्नों को दोबारा से देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए इसमें, क्योंकि प्रश्न बताते समय बहुत सारे अलग अलग चीजें भी बताई जाती है, उनका जरूर आप कॉपी में एक नोट के तरह में बना लीजिए। और मैंने जैसे कहा था कि आप लोग एक काम करिएगा, क्या करिए, एक चार्ट ले आओ। ठीक है, एक चार्ट ले आओ, और उस चार्ट पर जितने भी ये होते हैं ना, ई ई वगैरह 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 वगैरह, ये सब लिख लो। ठीक है ना, हो सकता है घर में कुछ बच्चे भी आपके हों जो कि पढ़ने में उनको अच्छा लगे, बट उन बच्चों की दृष्टि से अलग हटकर आपको ये लिखने के, इसमें स्वर कौन से हैं, इसमें व्यंजन कौन से हैं, इसमें स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, ठीक है ना, इसमें अघोष क्या है, इसमें सघोष क्या है, ठीक है ना, इसमें अल्प प्राण क्या है, ठीक है ना, और इसमें महाप्राण क्या है। ठीक है ना, ये सब आप बहुत सारी चीजें आपको इसमें ना मिल जाएंगी आसानी से। तो बेटा ये एक चार्ट बना के अपने घर में लगा लो। ठीक है, अगली वीडियो में वर्ण विचार के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना, चलिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं सर अगली बार जो कराएंगे आप उसको बता दीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि अगली क्लास में मैं क्या कराऊंगा। ठीक है, क्या कराऊंगा, देखिए आपके सामने दोबारा दिखा देता हूँ। अगली क्लास में हम करेंगे शब्द विचार। ठीक है ना, मोर्फोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी। तो शब्द विचार करेंगे, उसी में ये हमारे दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आज यहीं पे ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।